हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी के अंदर हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या देखा था, अधिगम देख लिया था। अधिगम की परिभाषा और उसके बाद इनके जो विशेषताएं हैं वो पढ़ ली थी। और फिर हमने अधिगम के सिद्धांत के अंदर क्या है, दो सिद्धांत देखे थे। ठीक है, कौन कौन सा? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का था, और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। ठीक है, तो जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है जो थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था, तथा पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये था, ये दो वो सिद्धांत हमने जो देख लिए थे, ये वो बड़े सिद्धांत थे जो इम्पोर्टेंट भी थे। और अब जो छोटे छोटे सिद्धांत बचे हुए हैं वो हम देखते हैं, और उसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है वो भी मैं बता दूँ। ठीक है, तो चलिए, हमारा नेक्स्ट यानी तीसरा सिद्धांत आता है अधिगम का। क्या है? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। क्या? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कह दो, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कह दो, या फिर इसको कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक है, या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, या फिर क्या है, RS सिद्धांत भी बोला जाता है। तो देखो, RS यदि याद आ रहा है क्या, हमने SR थ्योरी कहाँ पढ़ी थी? जो थॉर्नडाइक ने SR थ्योरी दी थी उसका रिवर्सिबल है। क्या है? उसका उल्टा है। ये कैसा होगा? RS थ्योरी। देखो, बिल्ली क्या है, उद्दीपक को देख के क्रिया कर रही थी। ठीक है, बिल्ली क्या कर रही थी? उद्दीपक को देख के क्रिया कर रही थी। लेकिन यहाँ स्किनर कहता है क्रिया तो सबसे पहले ही होती है। जैसे कि आपके सामने, मैंने ये कहा कि आपके सामने वैकेंसी है, तभी आप क्या कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, वरना आप नहीं करोगे। तो ये थोड़ी ना है कि आप सो ही जाओगे, बैठ ही जाओगे, थक हार के बैठ जाओगे, पढ़ोगे भी नहीं। देखो, कुछ ना कुछ तो क्रिया करते रहोगे भाई, कुछ ना कुछ तो क्रिया करते रहोगे। यदि आपके सामने वैकेंसी नहीं है फिर भी ऐसे करोगे कि हाँ, करंट जीके पढ़ लूँ, राजस्थान जीके पढ़ लूँ, जो आगे वैकेंसी आएगी तब काम आएगा, ये आएगा। हालांकि आपके सामने उद्दीपक नहीं है, फिर भी आप क्या कर रहे हो? क्रिया। तो इसी को कहते हैं कि क्रिया करने पर जब क्या मिले? प्रोत्साहन, पुनर्बलन मिले, कि आप क्रिया करते जा रहे हो। ठीक है, आपको राजस्थान जीके क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे ही आपके सामने क्या है, राजस्थान जीके क्लियर हुआ, तो अंदर आत्मा से क्या मिली? संतुष्टि मिली। ठीक है, क्या मिला आपको? पुनर्बलन। कब? जब वैकेंसी आ गई और आपको राजस्थान जीके तैयार है, तो आपको क्या मिल गया? पुनर्बलन, की हाँ, वो मैंने क्रिया की, वो मेरे सफल रही। तो इस चीज पे बल देता है स्किनर। लेकिन थॉर्नडाइक क्या कहता है? थॉर्नडाइक ये कहता है कि जब आपके सामने वैकेंसी होगी तभी आप क्रिया करोगे और तभी आप सफल होगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ ये इसका उल्टा है कि क्रिया पहले करता है और फिर बाद में अचानक से उसको क्या है? पुनर्बलन मिलता है, जिससे वो प्रोत्साहित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, ये नाम तभी समझ में आएगा जब हम प्रयोग को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये प्रयोग किसके द्वारा किया गया, यानी इसके प्रवर्तक कौन है? तो याद रखना, BF स्किनर, जो कहाँ का है? अमेरिका का। और कब किया था? 1938 के अंदर यह प्रयोग दर्शाया था। ठीक है, फिर देखो, इन्होंने किस पे किया था? इन्होंने किया था चूहे व कबूतर पर प्रयोग किया था। तो ये प्रयोग मैं बता देती हूँ किस तरह से किया था, थोड़ा सा देख लीजिए कि इन्होंने कैसे किया था। कि इन्होंने एक लिया स्किनर बॉक्स, एक बॉक्स लिया, बंद बॉक्स, उसको नाम दे दिया अपने ही नाम पर, स्किनर बॉक्स। ठीक है, ये क्या है? स्किनर बॉक्स। ये यहां बाहर इस तरह से क्या, दाने, जैसे गेहूं, उसके बाजरी के या गेहूं के दाने रख दिए। ठीक है ना, और इसकी इस तरह से व्यवस्था बिठाई कि इसके अंदर जो चूहा था, चूहा बनने में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको माना ये चूहा है। ठीक है, ये बाहर दाना है और ये चूहा है। ठीक है, यहाँ है लीवर, यहाँ क्या है? लीवर, यानी यहाँ बटन दबने पर यहाँ से क्या आएगा? दाना। लेकिन देखो, ये क्या है? चूहा, ये चूहा है। अब इस प्रयोग को ध्यान से समझो किस तरह से, कि ये स्किनर बॉक्स है, ये बंद बॉक्स है भाई, इनको है ना, ये सामने दाने नहीं दिख रहे हैं,
यहाँ बिल्ली थी, बिल्ली के सामने क्या था, मांस का टुकड़ा था जो दिखाई दे रहा था उसको, लेकिन यह दिखाई नहीं देता है। यह क्या है, दिखाई नहीं देता है। याद रखना, भूल मत जाना कि यहाँ जो उद्दीपक है वो सामने दिख नहीं रहा है। ये क्या कर रहा है, चूहा, चूहा उछल कूद कर रहा है। चूहे का कार्य क्या है, चूहे का उछल कूद करना है, यानी वो क्या है, क्रियाएं कर रहा है, लगातार क्या कर रहा है, क्रियाएं कर रहा है। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो ये क्रिया करेगा तो अचानक से इसका पैर, देखो ये नहीं जानता है, नहीं ये भोजन नहीं प्राप्त करना चाहता है, ये अपने आप ही क्रियाएं करता जा रहा है। तो इसका पैर अचानक से इस लीवर पे टिक गया। तो इस लीवर पे टिका और टिकते ही इसको क्या मिल गया, भोजन मिल गया। और ये जो भोजन मिला ना, इस भोजन को इन्होंने, स्किनर ने कहा पुनर्बलन। क्या कहा, पुनर्बलन। इसको क्या मिला, पुनर्बलन। ठीक है, इसका अर्थ भी मैं समझाऊंगी पुनर्बलन क्या होता है। देखो इन्होंने क्या कहा, ये क्या मिला, पुनर्बलन। ठीक है, पुनर्बलन मिला तो जिससे ये क्या हो गया, प्रेरित, अभिप्रेरित हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, बार बार उछल कूद की और इस लीवर पे क्या रखता गया, पैर रखता गया, जिससे उसको क्या मिलता गया, दाना मिलता गया। ठीक है, क्या हुआ, इन्होंने कैसे प्रयोग दर्शाया कि इन्होंने बंद बॉक्स लिया, उसके बाहर दाने की व्यवस्था इस तरह से लगाई कि लीवर पे पैर टिकते ही वो दाना आया, लेकिन दाना सामने दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, तो ये चूहा क्या कर रहा था, उछल कूद, और जैसे ही ये उछल कूद करता करता इस लीवर पे पैर टिका और टिकते ही क्या आ गया, दाना। अब जो दाना आया वो दाना इसके लिए क्या है, पुनर्बलन का कार्य करता है। यानी कि ये इन्होंने क्रिया की और क्रिया करते ही इसको भोजन मिला, यानी पुनर्बलन मिल गया। ठीक है, पुनर्बलन मिला और मिलते ही यह हो गया अभिप्रेरित। अब देखो इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आप लोगों को, कैसे कि आप क्या है, माना अभी कोई वैकेंसी नहीं है, आप फ्री हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ते जा रहे हो। जैसे किसी को साइंस में इंटरेस्ट है तो वो ऐसे कि जैसे मैं आगे साइंस का कुछ कंपटीशन एग्जाम होगा तो उनकी तैयारी करूँगा, तो वो साइंस पढ़ रहा है, उसको साइंस अच्छी लगती है। किसी को ऐसे सोच रहा है कि हाँ राजस्थान जी के पढ़ लूँ, भाई आगे जैसे ही वैकेंसी आएगी तो मैं उसमें जैसे एग्जाम दूंगा तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन कर लूँ। ठीक है, हालांकि उसके सामने कोई भी उद्दीपक नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करता जा रहा है, क्रिया करता जा रहा है। क्रिया कैसे, कि राजस्थान जी के पढ़ रहा है या फिर साइंस पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे ही वो पढ़ता गया उसके ज्ञान बढ़ता जा रहा है और फिर अचानक से क्या आ गई, आपके सामने वैकेंसी आ गई। ठीक है, तो आपको क्या मिला, पुनर्बलन। कैसे, कि आपको पुनर्बलन कैसे मिला, कि वैकेंसी आई और आपकी तैयारी हो गई पहले ही अच्छे से, और जैसे ही एग्जाम हुआ आपका सिलेक्शन हो गया। जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ तो आप क्या हो गए, अभिप्रेरित, मोटिवेशन हो गए। फिर तो आप लोगों दूसरों को ही मोटिवेट करने लगे कि हाँ भाई ऐसे फ्री में मत बैठा करो, आप पढ़ाई करो, जिससे आगे क्या है, आने वाले एग्जाम में आप क्लियर हो जाओ। कभी भी टाइम फ्री मत बैठे रहो, आप क्रिया करते रहो। तो क्या ये बात समझ में आई। अब देखो पुनर्बलन की थोड़ी सी मैं बता देती हूँ। पुनर्बलन क्या होता है कि जैसे हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे क्या है, जैसे क्या करते हैं, खेलते हैं तथा पढ़ने लगते हैं, तो घर वाले मम्मी या पापा क्या कहते हैं, अरे बेटा शाबाश, वेरी गुड, आज तो मेरे बेटे ने इतना पढ़ा है, देखो आज तो इसको चॉकलेट देनी ही चाहिए। तो वो उनको क्या दे रहे हैं, सकारात्मक पुनर्बलन। यानी कि वो क्या दे रहे हैं, सकारात्मक पुनर्बलन, जिससे बच्चा क्या है, मोटिवेट होगा और आगे दूसरे दिन भी पढ़ेगा। ठीक है, अब एक बच्चा जैसे खेल रहा है, उसके मम्मी पापा ने क्या कहते, तो नालायक है, पूरे दिन खेलता ही रहता है, तेरे को पढ़ना तो है नहीं, तेरे को ये तो करना नहीं है। तो वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको नकारात्मक पुनर्बलन दे रहा है। पुनर्बलन तो दे रहा है, मतलब पुनर्बलन का अर्थ क्या है कि क्रिया के बदले क्या देना, उसको जो भी दो शब्द देते हैं, प्रशंसा के हो चाहे आप वो प्रशंसा के न भी हो सकते हैं, वो क्या है, पुनर्बलन है। ठीक है, अब देखो, अब आगे आता है कि इसका शैक्षिक महत्व क्या है। ये तो था इसका, आपके चूहे का। अब थोड़ा कबूतर का और बता देती हूँ। अब आप कहोगे मैडम चूहे का तो बता दिया, कबूतर पे इन्होंने प्रयोग कैसे किया, तो देखिए कबूतर पे भी बताती हूँ। देखो इन्होंने क्या किया, इस कबूतर को एक बॉक्स के अंदर बंद किया। इन्होंने क्या किया, इस कबूतर को एक बॉक्स के अंदर बंद किया। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर बंद किया तथा यहां से वही व्यवस्था, यहाँ क्या रख दिए, दाने। ठीक है,
और यहाँ क्या है, लीवर का टुकड़ा है। अब इसको क्या कर रहा है, ये कबूतर है यहाँ, इसको ये नहीं दिख रहा है कि ये लीवर है, नहीं जानता है कि इस लीवर को दबाना है, ये लीवर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो इस स्किनर ने क्या किया, यहाँ से लाने के लिए इसको एक दाना दिया, फिर एक दिया, फिर एक दिया, इस तरह से इसको यहाँ लाया गया। ठीक है, माने ये कबूतर आ गया यहाँ आ गया कबूतर। ठीक है, यहाँ आते ही अचानक से ये क्रिया कर रहा था, क्रिया करते इसके पैर, लीवर पे क्या पड़ गया, पैर पड़ते ही ऊपर से क्या आ गया, दाना। तो इसको क्या मिल गया, लीवर पे पैर रखते ही क्या मिल गया, पुनर्बलन, जिससे ये क्या हो गया, अभिप्रेरित। ठीक है, तो क्या इतनी बात क्लियर है? तो एक बात याद रखना कि स्किनर ने किस पे ध्यान दिया, स्किनर ने किस पे, पुनर्बलन पे ज्यादा जोर दिया है, या कहे कि पुनर्बलन किस शब्द किसने दिया तथा पुनर्बलन पर क्रिया किसने की, तो आपके स्किनर के द्वारा। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं कि इसका शैक्षिक महत्व क्या है। शैक्षिक महत्व देखते हैं। शैक्षिक महत्व की यदि बात करें तो ये क्या है कि यदि हम वांछित अनुक्रियाओं के पुनर्बलनीकरण से, वांछित अनुक्रियाओं के पुनर्बलनीकरण से, वांछित अनुक्रिया क्या है कि जैसे स्कूल के अंदर क्या होता है, एक अध्यापक है, वो क्या करता है, बच्चों को जैसे ही वो उनको घर से कार्य करने के लिए देता है और बच्चा बढ़िया बढ़िया अच्छे से लिख लाता है, अध्यापक क्या बोलता है उसको, वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा कार्य किया। उनकी वांछित क्रियाओं पर क्या दे दिया, मैं क्या बोल रही हूँ, वांछित क्रियाएं, उन्होंने क्या अच्छा कार्य किया, वांछित क्रियाओं पर उन्होंने क्या दिया, उन्होंने पुनर्बलन दिया, जिससे बच्चा दूसरे दिन क्या लाएगा, और भी अच्छा करके लाएगा कि नहीं नहीं, आज तो मैं मेरे सर से वेरी गुड लूंगा क्लास के अंदर। फिर वो वैसे ही अच्छे से किया, उन्होंने सर में क्या, वेरी गुड दिया। वैसे वैसे करके बच्चे में क्या है, प्रोत्साहन बढ़ता जाता है। लेकिन याद रखना कि वांछित क्रियाओं पर ही पुनर्बलन देना चाहिए। पुनर्बलन तो दो, लेकिन जो अवांछित क्रिया है उस पर उसके अनुसार पुनर्बलन देना चाहिए। जैसे एक बच्चा है, माना वो क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है या मादक पदार्थों का सेवन कर रहा है, अध्यापक ने देख लिया, अध्यापक ने क्या है, ऐसे बोला कि ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं, इनके घर वाले क्या बोलेंगे, मैं ऐसे पंगे नहीं लेता। ठीक है, तो लेकिन बच्चा क्या करेगा कि बच्चा उसको नजरअंदाज कर देगा, ऐसे कहेगा कि हाँ ठीक है, अध्यापक ने भी कुछ नहीं कहा, तो वो उसके सामने दूसरे दिन सामने पीने लग जाएगा। पहले दिन तो थोड़ी चोरी करके पीना था, यानी सिगरेट या कुछ मादक पदार्थ। ठीक है, तो तुरंत वहां जो गलत कार्य कर रहे हैं बच्चे, उसको तुरंत अध्यापक या जो भी घर पे माता पिता है उसको वहां रोकना चाहिए, उसको तुरंत बोलना चाहिए कि नहीं बेटा, अगर तू ये सिगरेट या तंबाकू खाएगा तो तेरे अंदर से फेफड़े खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, उनको समझाओ। तो वहाँ वो बच्चे के क्या है, दिमाग में कहीं ना कहीं जरूर आएगा कि हाँ, इससे ये चीज गलत होती है। तो कहने का अर्थ है कि तुरंत पुनर्बलन दो, और उसको जो नकारात्मक है तो नकारात्मक या सकारात्मक क्रिया कर रहा है तो उसके अनुसार पुनर्बलन देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यही है कि वांछित अनुक्रियाओं के पुनर्बलनीकरण से प्रोत्साहन मिलता है, यानी ठीक है। अब आप अच्छे से, जैसे आप पर लेके देखें तो आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बढ़िया, जैसे जैसे मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते जा रहे हो, और मैंने कहा बहुत अच्छा, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जैसे ही आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है, आपका पेपर क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बढ़िया, जो क्वेश्चन मतलब अपन ने पढ़ाए वो आए और वो आपके क्वेश्चन हल हो गए, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, कि हाँ ऐसे ही ये हुआ है तो मैं आगे जब फर्स्ट ग्रेड की या फिर आरएस की इसकी तैयारी करूंगा तो भी अच्छे से पढ़ूंगा। ठीक है, तो आपको क्या मिला, उसमें प्रोत्साहन मिला, यानी खुद अपने आप क्या हो गए, अभिप्रेरित हो गए, मोटिवेट हो गए। ठीक है, अब देखो सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए। अब कैसे, कि बच्चे ने क्या किया, बहुत अच्छा कार्य करके लेके गए, ठीक है, अध्यापक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, ठीक है, फिर उन्होंने जैसे उसका कुछ भी हो, चाहे दिमाग खराब हो, चाहे माथा दर्द कर रहा हो या कुछ भी, या बुखार हो, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, ठीक है, लेकिन उस अध्यापक ने उस बच्चे को पुनर्बलन नहीं दिया, तो क्या वो बच्चा दूसरे दिन उसी, जैसे पहले दिन उन्होंने अच्छे से कार्य किया वैसे ही करके लाएगा? कहीं ना कहीं उसके मन में ये होगा कि भाई टीचर्स ने कुछ कहा तो नहीं, क्योंकि एक्सपेक्ट उसकी थी कि हाँ मैं अच्छे से कार्य करूं, तो और टीचर्स मेरे को क्या कहे कि वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा कार्य किया। हम भी छोटे होते थे तो मांग मांग के ऐसे कि सर मेरे को गुड दे दो ना,
सर मेरे को वेरी गुड दे दो ना, अच्छा दे दो ना, ये देखो मैंने कितना अच्छा कार्य किया है। सबको पता है, सबका बचपना ऐसा ही रहा है। तो बच्चा क्या चाहता है, बच्चा चाहता है कि टीचर्स क्या कहे, टीचर्स उसको पुनर्बलन दे, अच्छा पुनर्बलन दे। तो वो क्या करेगा, वो टीचर्स उस दिन यदि उसको पुनर्बलन नहीं देगा और दूसरे दिन क्या कहेगा कि हाँ बेटा तुमने कल कार्य बहुत अच्छा किया था, तो उसके ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना तुरंत देता। तो इसीलिए कहते हैं कि पुनर्बलन हमेशा जो क्रिया करके लाता है उसके तुरंत दो, यानी कि क्रिया के तुरंत बाद पुनर्बलन देना चाहिए। यदि एक बच्चा कुछ गलत कार्य करता है या मानो स्कूल में कुछ भी टीचर्स को हर कुछ भी बोल देता है, ठीक है, टीचर्स उस दिन तो उसको टाल देते हैं कि मैं इसके साथ आज मन झगड़ा करने का मन नहीं कर रहा है, मैं कल पूछ लूंगा उसको, ठीक है। अब कल तक पूछेगा तो कल तक तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अब कल आकर कहेगा तो वो बात भी नहीं मानेगा, उसी वक्त तुरंत उसको डांटना चाहिए कि बेटा तेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कहने का अर्थ है कि पुनर्बलन दो, पुनर्बलन कब देना चाहिए, तुरंत पुनर्बलन देना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। किस तरह से, बच्चे को क्या पुनर्बलन, जैसे वही उदाहरण समझ लो कि बच्चे को ये बोला कि घर से बेटा ये कार्य करके लाना, ठीक है। अब बच्चा अच्छे से कार्य कर ले गया, ठीक है, या उसको बोला कि बेटा ये प्रैक्टिकल तू अच्छे से इस तरह से करके लाना, बच्चा दूसरे दिन बढ़िया सा बुक के अंदर एक बढ़िया सा डायग्राम अच्छा सा बना के और वो प्रैक्टिकल करके लेके गया, ठीक है। अध्यापक ने क्या कहा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, तूने ये अच्छा कार्य किया, ठीक है। तो फिर वो बच्चा क्या करेगा, दूसरे दिन यदि उसको नेक्स्ट वर्क देगा तो उस वर्क में भी बहुत अच्छे से पेंटिंग या कुछ ऐसे अच्छा कार्य करके लेके जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको लग रहा है कि हाँ मैं अब की बार और भी अच्छा करूं जिससे टीचर्स मेरे को अच्छा। तो इस तरह से उसके जो व्यवहार है उसमें क्या हो रहा है, उत्तरोत्तर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। उत्तरोत्तर क्या हो रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कुछ अच्छा कार्य कर दिया किसी ने, ठीक है, माना किसी ने स्कूल में कुछ, जैसे टीचर्स ने कहा कि बेटा ये कार्य कर दो, पौधों को पानी पिला दो, उस बच्चे ने पौधों को पानी पिला दिया, ठीक है। तो फिर उसने, अध्यापक ने क्या दिया, पुनर्बलन दिया कि हाँ बेटा ये पौधों को आप पाल रहे हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया कार्य है। तो वो बच्चा कभी भी पौधों को सूखा नहीं रहने देगा। उसके व्यवहार में क्या हो गया, एक व्यवहार में उसके ऐड हो गया कि हाँ पौधे हमारे लिए जीवन है, उनको पानी देना चाहिए, हमको ये लाभदायक है। तो बच्चे के व्यवहार में क्या आ गए, अच्छे गुण आ गए। इसीलिए पुनर्बलन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आता है अभिकर्मित अनुदेशन पर आधारित है, और यह सिद्धांत सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत क्या है, अभिकर्मित अनुदेशन पर आधारित है। देखो अभिकर्मित अनुदेशन किसके द्वारा दिया गया, तो स्किनर के द्वारा ही दिया गया। यह इस पर कैसे आधारित है, तो देखो कि इसके अंदर क्या होता है, अभिकर्मित अनुदेशन एक कहें तो यह एक शिक्षण विधि है। यह क्या है, शिक्षण विधि है, यानी कि बच्चे को क्या दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसका हल करता है, फिर दूसरा स्टेप खुलता है, फिर उसको क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर वो हल करता है, तथा जो अच्छा कार्य मतलब सही क्वेश्चन है उसके लिए सही पुनर्बलन मिलेगा, और जो गलत क्वेश्चन है उसका फिर आंसर अंत में बता दिया जाएगा, जिससे बच्चे को क्या है, पुनर्बलन मिलता जाता है, तथा वो स्टेप बाय स्टेप क्या है, आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा प्रयोग में, ठीक है, क्या देखा था कि चूहे ने सबसे पहले क्रिया की, और क्रिया करते ही उसको क्या, दाना मिल गया, फिर दूसरी बार उनको क्या मिला, पुनर्बलन, फिर और क्रिया करेगा, फिर और दाना मिलेगा, फिर और क्रिया करेगा, फिर और दाना मिलेगा, ठीक है। इस तरह से उत्तरोत्तर क्या मिलता जा रहा है उसको, पुनर्बलन। ये ऐसी विधि कहलाती है अभिकर्मित अनुदेशन, जो क्या है, स्किनर के क्रिय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है, या क्रिय प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है। अब देखो यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है। देखो ये प्रभाव का नियम मैंने बता दिया आपको किस तरह से, कि एक व्यक्ति को यदि हम अच्छा पुनर्बलन देंगे तो उसके जीवन में हम अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ला सकते हैं। तुरंत यदि हम उसको पुनर्बलन देंगे तो वो उस अनुसार अपने जीवन में क्या लाएगा, परिवर्तन लाएगा, ठीक है। अब देखो क्या चूहे पर प्रभाव नहीं पड़ा, चूहे ने लीवर पे
पैर रखा, पैर दबाते ही उसको क्या प्रभाव नहीं पड़ा, उसको लगा कि हाँ यहाँ पैर रखने से दाना आ गया, तो वो नेक्स्ट टाइम जाएगा और दौड़ेगा, क्रिया करेगा, वहां पैर रखेगा और उसको क्या मिल जाएगा, दाना मिल जाएगा। ठीक है। अब एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो या कुछ भी मान लो, कि ये प्रतिवादी अनुक्रिया, प्रतिवादी अनुक्रिया किसने कहा, पावलोव ने। किसने कहा, प्रतिवादी अनुक्रिया पावलोव ने। और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया किसने कही, स्किनर ने। किसने, स्किनर ने। अब प्रतिवादी अनुक्रिया क्या होती है, प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो क्या है, उद्दीपक की उपस्थिति में होती है। उद्दीपक की उपस्थिति में जो क्रिया होती है उसे बोला जाता है प्रतिवादी अनुक्रिया। अब देखो पावलोव कुत्ते के सामने क्या था, उद्दीपक था, क्या, उसके सामने भोजन रख दिया गया, ठीक है, और उसके सामने क्या, घंटी बजाई गई, जो अपने स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपक पड़ा, तो उसके सामने क्या दिया जा रहा था, उद्दीपक दिया जा रहा था, तभी तो वो क्या उद्दीपक की उपस्थिति में क्या कर रहा था, क्रिया कर रहा था। लेकिन क्या क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है, स्किनर का जो सिद्धांत है, क्या उसमें उद्दीपक रखा गया है, कोई उद्दीपक नहीं रखा गया है, हालांकि वो क्रिया करता है। क्रिया करने पर जो भोजन मिलता है, यहाँ भोजन क्या है, पुनर्बलन का कार्य करता है। ठीक है, तो ये इसके शैक्षिक महत्व तथा ये इस सिद्धांत के सामान्य जो किसने प्रयोग किया, इसके प्रवर्तक किस पर प्रयोग किया, ये हमने देखे। अब हम देखते हैं कि पुनर्बलन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो पूछ भी लिया जाता है, किस तरह से पूछेंगे क्वेश्चन वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि जो पुनर्बलन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक पुनर्बलन होता है और एक आपका क्या होता है, नकारात्मक पुनर्बलन होता है। ठीक है, कैसे, देखिए सकारात्मक पुनर्बलन के अंदर क्या आता है कि कोई भी अच्छी क्रिया की जाती है तो उस पर अच्छे वर्ड बोले जाते हैं, अच्छे शब्द बोले जाते हैं, प्रशंसा के दो शब्द बोल दो। ठीक है, अच्छे शब्द बोले जाते हैं, कि कहते हैं कि यदि बच्चे को दो शब्द प्रशंसा के बोल दिए तो उससे उसके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है। इसलिए कभी भी नेगेटिव शब्दों का प्रयोग न करें और हो सके उतना पॉजिटिव यानी सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। ठीक है, कैसे, कि देखो प्राथमिक और द्वितीयक, ये सकारात्मक पुनर्बलन भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्राथमिक और द्वितीयक। देखो सबसे पहले मैं बता देती हूँ द्वितीयक पुनर्बलन। द्वितीयक पुनर्बलन जो मैंने अभी पूरा एग्जाम्पल आप लोगों को बताया कि एक बच्चा घर से कार्य दिया उसको करने के लिए और फिर अध्यापक ने बाहर से क्या दे दिया, पुनर्बलन, कैसे कि शाबाश, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा काम किया, यानी इन्होंने बाह्य रूप से दिया, क्या दिया, बाह्य रूप से जो पुनर्बलन दिया, कहा कि वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा कार्य किया, तो ये ऐसे पुनर्बलन क्या कहलाएंगे, द्वितीयक सकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, अब प्राथमिक सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, देखो पुनर्बलन का अर्थ है कि कोई भी क्रिया की जाती है तो उस पे क्या है, जब पुनर्बलन मिलता है तो फिर वो क्या है, प्रोत्साहित होता है। ठीक है, तो प्राथमिक कहें यानी कि हमको क्या लग रही है, भूख, ठीक है, या हमको लग रही है प्यास, तो जैसे भूख लगी तो हमने क्या लिया, भोजन, भोजन लेते ही क्या हो गया, हमारे को पुनर्बलन मिला, यानी कि अंदर से क्या ऊर्जा भरपूर मात्रा में आ गई और हमने ये सोचा, हाँ वाह मजा आ गया, क्या भोजन था, आज तो मेरे पेट भर गया, तो हमको क्या मिल रहा है, सकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है, किसके, भोजन के शरीर में जाने से। जैसे प्यास लगी, बहुत तेज प्यास लग रही है कि अब तो कहीं से भी पानी हो तो किसी के आंख से चुरा के ही पानी ले आओ। ठीक है, मतलब इतनी जोर से तेज से प्यास लग रही है और जैसे ही पानी मिला तो क्या कहेंगे, वाह मजा आ गया, आज तो इतनी जोर से प्यास लगी थी कि पानी अमृत जैसा लग रहा था। ठीक है, उसको क्या मिला, पुनर्बलन, कब, प्यास लगने पर, जब उन्होंने क्या किया, पानी पिया। तो ये सब के सब जैविकीय, जैविकीय कह दो या शारीरिक कह दो, क्या है, शारीरिक, ये जो पुनर्बलन है ये कहलाते हैं प्राथमिक पुनर्बलन, यानी शरीर से या जैविक क्रियाओं से जुड़े हुए जो शब्द होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, प्राथमिक पुनर्बलन कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सकारात्मक पुनर्बलन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नकारात्मक पुनर्बलन। अब नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है कि विपरीत उद्दीपक को रोकने या हटाने या टालने की क्रिया की गई क्रिया को क्या कहते हैं, नकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। अब देखो नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है ये नहीं कि उसको नालायक, गधा,
तू बेशरम है, ये बोल दिया। लेकिन वो देखो ना उसने क्रिया कैसी की, यदि बढ़िया क्रिया की तो उसको सकारात्मक पुनर्बलन दो, ठीक है। नकारात्मक जैसे यदि हम बात करें विपरीत उद्दीपक, जैसे बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, ठीक है। अब जैसे मैं इस रूम के अंदर हूँ और पंखा नहीं चल रहा है, बहुत तेज गर्मी है, मेरे पसीने छूट रहे हैं, तो मेरे को क्या लग रही है, भयंकर गर्मी लग रही है, ठीक है। अब भयंकर गर्मी लग रही है तो मैं क्या करूंगी, जैसे ही ये क्लास खत्म होगी मैं तुरंत बाहर जाऊंगी, मैं तुरंत बाहर जाऊंगी और फैन के आगे जाकर बैठ जाऊंगी, ठीक है। अब जो विपरीत क्रिया है कैसी, कि गर्मी लग रही है, क्या वो शरीर को सुहाना लग रहा है, जैसे प्यास लगी पानी कैसा लग रहा था, आह सुहाना लग रहा था। लेकिन गर्मी लग रही है, क्या मैं ऐसे कहूंगी आह वेरी गुड बहुत अच्छा, नहीं कहूंगी ना। कि गर्मी लग रही है ये कहूंगी ओ बहुत खराब काम हो गया, ओ क्या करें बहुत तेज गर्मी लग रही है। मतलब कौन सा भाव आ रहा है, नकारात्मक भाव आ रहा है, ठीक है। तो इस नकारात्मक भाव से बचने के लिए मैं तुरंत क्लास खत्म होते ही कहाँ जाऊंगी, फैन के अंदर जाऊंगी। तो मेरे को क्या है, जैसे मैं बचने के लिए उसको रोकने हटाने टालने के लिए की गई क्रिया, यानी मेरे का फैन के अंदर बैठना, वो कैसा हो गया, नकारात्मक पुनर्बलन। अब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और एक क्वेश्चन बनते हैं यहाँ प्राथमिक या जैविक, जो प्राथमिक सकारात्मक पुनर्बलन है वहां से। कैसे पूछेंगे कि कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है उससे बचने, या फिर ऐसे कह दे कि बहुत तेज रोशनी आ रही है जिससे आंखों पर चश्मा लगाकर बाहर निकलना, ये इस प्रकार का पुनर्बलन कहलाता है। प्राथमिक सकारात्मक पुनर्बलन, द्वितीयक सकारात्मक पुनर्बलन, या फिर नकारात्मक पुनर्बलन। तो क्या होगा, नकारात्मक पुनर्बलन। अब देखो उनको क्या है, तेज धूप लग रही है जिसके कारण उन्होंने क्या पहन रखा है, चश्मा पहन रखा है, ठीक है। अब देखो घर में क्या है, लाइटें होती है, ठीक है। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दीवार से थोड़ा ऊपर लगाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ बच्चे इनके पास में नहीं आ जाए। तो ये क्रिया की गई है किससे, उस करंट के झटके से बचने के लिए ऊपर की व्यवस्था की गई है। तो ये कैसा है, ये क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन है, ठीक है। तो या फिर ऐसे कह दो कि बाहर बहुत गर्मी है, उसमें धूप में जाने के लिए क्या करते हैं, अपन स्कार्फ वगैरह ओढ़ते हैं, या फिर छत्ते का प्रयोग करते हैं, या बारिश जो है, बारिश से बचने के लिए हम छत्ते का प्रयोग करते हैं। ऐसी क्रियाएं क्या है, जो विपरीत क्रियाएं हैं उसको बचने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको बोला जाता है नकारात्मक पुनर्बलन। तो आई होप आज का ये जो अधिगम का जो सक्रिय अनुबंधन या क्रियात्मक कार्यात्मक अनुबंधन भी बोला जाता है। कार्यात्मक क्यों कहते हैं, क्योंकि चूहा क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, इसीलिए क्रिया प्रसूत, यानी वो क्रिया कर रहा है, क्रिया करने के बाद उसको क्या मिल रही है, पुनर्बलन, और जिसे प्रोत्साहन मिल रहा है, ठीक है। अब देखो साधनात्मक अनुबंधन, साधनात्मक यानी साधन का, लेन देन का, जब वो क्रिया करेगा यानी उसको बदले में क्या मिलेगी, क्या मिलेगा, पुनर्बलन, भोजन मिलेगा, तो इसे कहते हैं साधनात्मक। आरएस थ्योरी मैंने बता दी, तो ये इसके नाम थे, और इस तरह से ये एक सिद्धांत हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। गेस्टाल्ट सिद्धांत कह दो, या पूर्णाकार सिद्धांत कह दो, या समग्रता का सिद्धांत कह दो, ठीक है। कि नेक्स्ट सिद्धांत हमारा कौन सा है, हम कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं, चौथा सिद्धांत, कौन सा, गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, या समग्रता का सिद्धांत, ठीक है। इन तीनों का अर्थ मैं बताऊंगी, इससे पहले आप इसका एक नाम और देख लीजिए। इसको बोला जाता है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। तो देखिए ये जो गेस्टाल्ट है, ये गेस्टाल्ट किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी वस्तु का नाम नहीं है, तो फिर ये क्या है, देखिए इस गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्णाकार या समग्राकृति। यानी पूर्णाकार तो समझते हैं ना, जैसे पूरा, कि जैसे ये छोटे बच्चे से करते हैं कि नहीं मेरे को तो ये पूरी चॉकलेट चाहिए, घर पे एक चॉकलेट लाए, ठीक है। अब मम्मी और पापा क्या करेंगे, दो बच्चे घर पे, दोनों को आधी आधी करके देंगे, ठीक है। लेकिन वो बच्चा ने कहा ना 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 मैं तो पूरी लूंगा, रोएगा झगड़ेगा सब कुछ करेगा, नहीं उनको तो पूरी चाहिए। वो पूरी पूर्णाकार, वो क्या है, पूर्णाकार, अंश नहीं, उसको टुकड़ों में नहीं बांटना है, पूर्णाकार, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं कि गेस्टाल्ट का अर्थ बता रहे हैं, उसका अर्थ है कि पूर्णाकार या समग्राकृति, ठीक है। अब देखो गेस्टाल्ट, इन्होंने क्या, ये गेस्टाल्ट जो है ये जर्मनी का शब्द है, कहाँ का है, ये आपका जर्मनी का है,
ये जर्मनी का शब्द है जिसका अर्थ है समग्राकृति या पूर्णाकार। याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है। अब देखो जर्मनी का जो ये जर्मनी के अंदर क्या किए, गेस्टाल्ट संप्रदाय का निर्माण हुआ। इसका गेस्टाल्ट संप्रदाय, इस गेस्टाल्ट संप्रदाय से कौन संबंधित थे, एक आपका मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कोफका और कूट लेविन। ये चारों नाम याद रखना। कैसे, मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका और कूट लेविन। मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका और कूट लेविन, ये चारों क्या है, गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको क्या है, क्या बोला गया, गेस्टाल्ट सिद्धांत या पूर्णाकार सिद्धांत या समग्राकृति सिद्धांत बोला गया। तो इन्होंने इस सिद्धांत के अंदर क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति, जब एक बालक, बड़ा बालक है, ठीक है, तो वो कब सीखेगा, वो तभी सीखेगा जब यहाँ से सूझ व अंतर्दृष्टि पनपेगी या सूझ व अंतर्दृष्टि का उपयोग करेगा। तो इसलिए इस सिद्धांत को कहा गया सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। अब इसके बाद मैं बता देती हूँ कि यह प्रयोग किया कब गया, 1913 से 1918 के बीच में। कब किया गया, कहाँ पर किया गया, कैनरी द्वीप पर। और किस पे, सुल्तान नामक एक चिंपैंजी वन मानुस था, वन मानुस एक बंदर का रूप, ठीक है। सुल्तान नामक चिंपैंजी, ये याद रखना, सुल्तान नामक चिंपैंजी, ठीक है। अब देखो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस प्रयोग के अंदर किस किसने प्रयोग किया था, किस किसने सहयोग किया। पूछा जाता है कि इसका प्रयोग करता या प्रवर्तक कह दो, प्रवर्तक कौन है। प्रवर्तक की यदि बात करें कि ये सिद्धांत देने वाले कौन है, प्रवर्तक कौन है, मैक्स वर्दिमर। कौन है, मैक्स वर्दिमर। प्रयोगकर्ता, प्रयोगकर्ता, ठीक है, कौन है, कोहलर। और सहयोगकर्ता कौन है, कोफका व कूट लेविन। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रयोगकर्ता कौन है, या गेस्टाल्ट सिद्धांत पर प्रयोग किसने किया। ऑप्शन देंगे, मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका, कूट लेविन। अब आपका माथा चकरा जाएगा, ये सब के सब तो मनोवैज्ञानिक हमने इस सिद्धांत के अंदर ही पढ़े थे, फिर क्या हो गया। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि प्रयोगकर्ता कौन है, कोहलर। कि प्रयोग किसने दर्शाया, कोहलर ने। तो आपको बेझिझक होकर क्या टिक करना है, कोहलर, ठीक है। फिर आता है गेस्टाल्ट सिद्धांत कह दो या सूझ व अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, कौन, मैक्स वर्दिमर, ठीक है। कौन है, मैक्स वर्दिमर। यदि ये चारों ऑप्शन दे दे तो भी आपको क्या है, मैक्स वर्दिमर ही करना है। अब देखो, अब पूछा जाए कि सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, लेकिन आपको मैक्स वर्दिमर नहीं दिया गया है, तो क्या करोगे। अब बोलोगे मैडम 100% वो क्वेश्चन डिलीट होगा। तो मैं कहूंगी वो क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फिर उसको प्रवर्तक माना जाता है कोहलर को, ठीक है। यदि मैक्स वर्दिमर नहीं दिया गया है, उसके अंदर कोहलर दिया गया है, कूट, कोफका, कूट लेविन दिया गया है, तो वहां आपको किसको करना है, कोहलर को, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रवर्तक है, मैक्स वर्दिमर नहीं दिया गया, कोहलर है, कूट लेविन व कोफका है, ठीक है, और उसके अंदर स्किनर दे दिया, थार्नडाइक दे दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोहलर करना है, ठीक है। अब देखो ये प्रयोग कहाँ, कैनरी द्वीप पे किया गया, किस पे, सुल्तान नामक चिंपैंजी पे। तो ये प्रयोग कैसे दर्शाया वो मैं बता देती हूँ। इस तरह से दर्शाया गया कि ये एक बंद कमरा लिया गया, क्या है, बंद कमरा, ठीक है। इस कमरे के छत के ऊपर क्या लटका दिए, केले, ठीक है। और यहां रखे हुए हैं बॉक्स कह दो या संदूक, के संदूक रखे हुए हैं, ठीक है। और यहां इसके अंदर क्या है, इस चिंपैंजी नामक बंदर को अंदर डाला गया, ठीक है। कहा, इस चिंपैंजी नामक बंदर को इस रूम के अंदर बंद किया गया तथा ऊपर छत के ऊपर क्या लगाए गए, केले लगाए गए, ठीक है। अब आप यहाँ कहोगे मैडम यहाँ से तो ये निकाल लेगा, तो लेकिन मैं ये क्या है, छत थोड़ी बड़ी बना देती हूँ, ये लो छत, अब तो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो ये यहाँ तक क्या है, नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये,
अब ये चिंपैंजी नामक वनमानुष क्या करेगा, ये अपने दिमाग का, तर्क का प्रयोग करेगा, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का प्रयोग करेगा। क्या करेगा, इन डिब्बों को लाएगा, इन संदूक या डिब्बों को लाएगा और यहाँ रखेगा, ठीक है। फिर भी ऊपर चढ़ेगा और फिर भी नहीं पहुंच पाएगा। फिर क्या करेगा, दूसरा डिब्बा लाएगा और इसके ऊपर उठाएगा, फिर तीसरा डिब्बा लाएगा। इस तरह जब तक वह नहीं चढ़ पाएगा, पहुंच पाएगा, तब तक डिब्बे को एक के ऊपर एक जमाता जाएगा और फिर अंत में क्या होगा, फिर अंत में ऊपर चढ़कर और इन केलों को क्या है, प्राप्त कर लेगा। तो अब मेरे को बताओ, क्या इस बंदर ने सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का प्रयोग नहीं किया? इस बंदर ने अपनी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का प्रयोग करके इन डिब्बों को एक के ऊपर एक जमा कर क्या किया, पहुंचने के लिए, ऊपर पहुंचने के लिए रास्ता बनाया, ठीक है। एक तो प्रयोग ये हो गया, एक दूसरा प्रयोग और दर्शाया जो क्या था कि इस तरह से, जैसे ये क्या है, बंद कमरा है, वैसे ही यहाँ क्या है, जालियां लगा दी, यहाँ क्या है, जालियां लगा दी और यहाँ इसके सामने क्या रखा गया, यहाँ क्या रखा गया, खाने का फल रखा गया, ठीक है, कोई भी सेब आम अमरूद कुछ भी, ठीक है। तो और यहाँ क्या रख दी, यहाँ रख दिया गया डंडे, इस तरह से क्या रखे गए, डंडे या लकड़ी जो होती है ना, लकड़ी, वो डंडे रखे गए, ठीक है। तो अब देखो, अब ये क्या करेगा, यहाँ किसको बैठा दिया गया, इस कमरे के अंदर, इस कमरे के अंदर बैठा दिया गया चिंपांजी नामक बंदर को, ठीक है। इसको सुल्तान नामक चिंपैंजी बंदर को रखा गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब इस डंडे तक तो ये पहुंच सकता है, इन्होंने क्या किया, इस डंडे को उठाया, ठीक है, इस डंडे को उठाया, फिर इसने देखा तो इस डंडे से भी ये फल उसके पास नहीं आया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इस डंडे को तथा इस डंडे को एक साथ जोड़ा, ठीक है, फिर भी पास में नहीं आया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इस डंडे से इस डंडे को इधर और घिसकाया और फिर इन तीनों चारों डंडों को जोड़ के और इस फल को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो बताओ मेरे को, इसने किसका प्रयोग किया, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया। किसका, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया, ठीक है। तो क्या ये प्रयोग समझ में आया? चले आगे। अब देखो, इनके नियम हैं, 4 नियम निकलते हैं, इस प्रयोग के 4 नियम निकलते हैं, वो मैं बता देती हूँ कि संरचनात्मक का नियम, संरचनात्मकता का नियम पूछ लेते हैं निम्न में से ये नियम किस सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। जैसे प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम हमने थॉर्नडाइक के अंदर पढ़ा था, तत्परता का नियम, ठीक है ना, याद आ रहा है ना, संतोष व संतोष का नियम, उपयोग व अनुपयोग का नियम, इस तरह से इनके भी कुछ क्या है, नियम निकले। तो इनके जो नियम निकले वो क्या है कि संरचनात्मकता का नियम, संरचनात्मकता कहें तो इसके सामने क्या है, इस तरह की संरचना, बंद कमरा, एक संरचना रखी गई, यानी ज्ञान तभी मिलता है, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि तभी पैदा होती है कि वो ज्ञान क्या हो, संरचनात्मक हो, ठीक है। पूरा आगे संरचनात्मक सिद्धांत है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो समीपता का नियम, समीपता का अर्थ है कि जैसे इसने क्या है, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि से क्या किया, इन संदूकों को समीप लाया, क्या लाया, इन संदूकों को समीप लाया, ठीक है। अब देखो समानता, अब क्या है, ये सभी संदूक क्या थे, समान थे, ठीक है, कि जब क्या है, परिस्थितियां समान होगी तभी ज्ञान यानी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि पैदा होगी। अब यदि ये संदूक एक समान नहीं होते, जैसे एक बिल्कुल छोटा सा, एक पूरा बड़ा होता, ठीक है, तो क्या ये इसके ऊपर टिक पाता, नहीं ना। इसीलिए कहते हैं कि इस परिस्थितियां समान यानी समीपता, समानता का नियम, ठीक है। सरलता का नियम, यानी ये सब क्रिया करने के बाद उसको आसानी से क्या प्राप्त हो गया, फल प्राप्त हो गया, यानी आसानी से ये सब संरचनात्मक समीपता और समानता होने के बाद क्या है, आसानी से क्या हो जाता है, ज्ञान या सीख जाता है, अधिगम हो जाता है आसानी से, ठीक है। तो ये है इसके नियम। अब हम चलते हैं इनके शैक्षिक महत्व पर। तो देखिए इनके शैक्षिक महत्व क्या है कि छोटे बालक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे कि छोटे बालक जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं होता है, हमने पढ़ा था छोटे बालक जिसकी, छोटे बालकों को सिखाने के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है, थॉर्नडाइक का, ठीक है। मंद बुद्धि के बालकों को सिखाने के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है, थॉर्नडाइक का, ठीक है। लेकिन जिनकी बुद्धि का विकास हो चुका है, अब छोटे बालकों की बुद्धि का क्या है, पूर्ण विकास नहीं हुआ है, उसमें सूक्ष्म अंतर्दृष्टि पैदा नहीं हुई है। क्या छोटे बालक को पता है, जैसे छोटा शिशु है,
ठीक है, उसको नहीं पता है कि आग के पास जाने से उसके अंदर जल जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो दौड़ा दौड़ा चले जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा भी नहीं बिल्कुल भी क्या कुछ है ना। या फिर कॉपी का पेज है वो फाड़ देगा, ठीक है, या पैसे है पैसे को भी फाड़ देगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर तर्क व सूझ नहीं है कि ये काम आने वाले हैं, नहीं पता है उसको। यानी कि छोटे बालकों की बुद्धि का अभी तक विकास नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है, सूझ व अंतर्दृष्टि पैदा नहीं हुई है। तो उस पर कौन सा सिद्धांत लागू रहता है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है। फिर देखो, किशोर जिनकी सूझ व अंतर्दृष्टि का विकास हो चुका है, ऐसे बालकों को सीखने के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो आपका सूझ व अंतर्दृष्टि सिद्धांत उपयोगी है, यानी इस दृष्टि से एक किशोर सीखता है, ठीक है। अब देखो दूसरा आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पाठ्यक्रम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है। कि देखो पाठ्यक्रम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है इस गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णाकार या समग्राकृति सिद्धांत पर। कैसे? कि देखो पाठ्यक्रम का निर्माण किस तरह से, कि बच्चों की सूझ व अंतर्दृष्टि को देखते हुए, क्या 8वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स है उनको 12वीं क्लास का बुक दे सकते हैं? नहीं ना। तो उनका पाठ्यक्रम उस अनुसार से बनाया गया कि उसकी तर्क शक्ति ही इतनी है जितनी वो पढ़ सकता है। या कह दो कि पाठ्यक्रम के अंदर क्या है, पूर्ण पहले पूर्ण सिलेबस दिया गया है, फिर उसके बाद उनके अंश यानी आंशिक रूप दिया गया है, ठीक है। तो ये पाठ्यक्रम याद रखना, पाठ्यक्रम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? गेस्टाल्ट के सिद्धांत, सूझ व अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ठीक है। फिर अगला आता है कि अध्यापक को बालकों को समस्या का पूर्ण ज्ञान करवाना चाहिए। अब देखो कैसे, कि एक बालक के किस चीज की समस्या है, ठीक है, यानी बालक को मैथ नहीं आ रही है, तो अब बालक की उसकी पूरी समस्या का ज्ञान होना चाहिए, एक अध्यापक को भी और एक बालक को भी, कि इस वजह से उसको इस मैथ के अंदर इंटरेस्ट नहीं है या उसके समझ में नहीं आ रही है, तब जाकर तो उसकी समस्या का हल होगा। यदि उसका पूरा ज्ञान ही नहीं होगा तो वो बालक कैसे सीख पाएगा और एक अध्यापक कैसे सिखा पाएगा उसको। अब यदि आप लोगों को इस लैब असिस्टेंट का पूरा सिलेबस का ही नहीं पता है, इसके अंदर सिलेबस क्या है, तो फिर आप क्या पढ़वाओगे? आप तो फिर अलग अलग जो आपको पता नहीं है वो भी पढ़ लोगे, जो परीक्षा के अंदर नहीं आने वाला है वो भी पढ़ लोगे, तो क्या वो ज्ञान स्थायी होगा? क्या वो ज्ञान सही होगा? नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि सिलेबस निकलवा के इन मित्र से निकलवा लो, कुछ नहीं, 2-4 रुपये लगेंगे, निकलवा कर अपने पास रखो, उसमें देखो कि क्या क्या है और उसके अंदर टिक लगाते जाओ कि हाँ ये हमारा कवर हो गया, जिससे अंदर से अंतर आत्मा संतुष्ट होगी और आपका मनोबल दुगना होगा, ठीक है। अध्यापक को बालकों की समस्या का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा बालक को भी करवाना चाहिए, नहीं तो क्या है, सूझ व अंतर्दृष्टि विकसित नहीं होगी। देखो यदि पूर्ण ज्ञान नहीं है समस्या का तो एक अंतर्दृष्टि विकसित नहीं हो सकती। अब देखो एक बालक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, यानी कि उसके क्या है, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, उन्होंने मानसिक तौर से वो मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक अस्वस्थ है मानसिक रूप से, ठीक है। अब वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो वो साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, उसकी पूरी समस्याओं का क्या करेगा, पहले से उसकी गौर करेगा, यानी या तो उसके पीछे की जो क्या क्या समस्या थी, यानी पूर्ण समस्याओं को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, फिर उस पे क्या करेगा, उसको देखेगा कि किस तरह से ये बच्चा इस अस्वस्थ मानसिक से स्वस्थ मानसिक के अंदर आ सकता है। यानी सबसे ज्यादा जरूरी है कि बालकों की पूर्ण जो समस्या है उसको पहचाने, समस्या का पूर्ण रूप से ज्ञान ले, तभी आगे जाकर क्या है वो सीख पाएगा और तभी उसके अंदर सूझ व अंतर्दृष्टि विकसित होगी, ठीक है। अब देखो पूर्ण से अंश की ओर पर बल देता है। देखो हमने पिछले सिद्धांत के अंदर थॉर्नडाइक के अंदर क्या देखा था कि अंश से पूर्ण की ओर बल देता है, ठीक है, कि छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ो और फिर एक साथ बड़ा पढ़ो। लेकिन ये सिद्धांत क्या कहता है कि पहले आप जैसे पाठ्यक्रम है, पहले आप उस पाठ्यक्रम का दौरान कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको क्या है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर पढ़िए, जिससे आपका ज्ञान स्थायी रहेगा।
ठीक है, यानी एक बार अध्यापक जो है, अध्यापक को भी क्या करना चाहिए, एक बार बालकों को उस पाठ्यक्रम, उस पाठ से रूबरू करा देना चाहिए। यानी एक बार उस बालकों को, अध्यापक को उस पाठ का सार बता देना चाहिए और फिर उसके बाद स्टेप टू स्टेप छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक शिक्षण सूत्र है जो क्या है, पाठ्यक्रम का निर्माण भी पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत पर बल देता है। और ये कौन सा सिद्धांत है, सुजव्य अंतर्दृष्टि का। देखो, इस सिद्धांत से मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। इस सिद्धांत से क्या है, मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। किस तरह से, इसमें सुजव्य अंतर्दृष्टि होगी तो तर्क, विवेक, ठीक है ना, उसका इस तरह से मानसिक क्रियाएं जो है कि वो बार बार क्या है, किसी क्रिया को करने के लिए उजागर होगा, ठीक है ना। और एक बार एक क्रिया सही से हो गई तो फिर वो उसको और तर्क लगाएगा। या मैथ जैसे कठिन विषय है, उन विषयों को सीखने के लिए भी क्या है, बच्चे के अंदर यदि तर्क पैदा हो गया, सूझ व अंतर्दृष्टि पैदा हो गई, तो वो बच्चा एक क्वेश्चन यदि आ गया तो वो दूसरा भी अपने आप आसानी से हल कर लेगा। और यदि सूझ व अंतर्दृष्टि एक अध्यापक के अंदर है तो वो अध्यापक भी कठिन विषयों को सिखाने में क्या करता है, उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये था। और यदि हम कहें कि देखो, एक आर्ट्स वाले होते हैं, ठीक है, एक साइंस व मैथ्स वाले होते हैं, ठीक है, तो क्या बोला जाता है कि साइंस और मैथ्स वाले स्टूडेंट की अलग ही इमेज होती है। कैसे कि हाँ भाई, इनके पास तो तर्क व बुद्धि है, ये तो होशियार है। उनको क्या बोला जाता है, होशियार बोला जाता है, बुद्धिमान छात्र बोला जाता है। और एक जो आर्ट्स वाले हैं उनको बोलते हैं ये तो लफंगा है, ये तो कुछ नहीं, ये तो आर्ट्स तभी तो ली है, ये तो ऐसे ही पास हो गया। तो क्या है, वो कठिन विषय है जिसमें तर्क व बुद्धि काम लेनी पड़ती है, तर्क, सूझ व अंतर्दृष्टि काम लेनी पड़ती है, जिससे वो सूझ व अंतर्दृष्टि लेते लेते अपने माइंड को क्या कर लेता है, परफेक्ट कर लेता है, और वो क्या कहलाता है, बुद्धिमान प्रतिभाशाली छात्र कहलाता है। और आर्ट्स में क्या है कि तर्क व सूझ अंतर्दृष्टि का इतना प्रयोग नहीं करना पड़ता है, हालांकि वहां भी होता है, लेकिन इसके बजाय वहां कम तर्क व बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो, ये यांत्रिक तरीके से सीखने का खंडन करता है। अब यदि याद आ रहा है तो मेरे को बताओ कि यांत्रिक तरीके से सीखने का प्रबल कौन देता है। याद आ रहा है कि हमने क्या पढ़े थे, थॉर्नडाइक, पावलोव, और हमने क्या पढ़ लिया, स्किनर, और हमने क्या पढ़ लिया, गेस्टाल्ट। ये इतने 4 सिद्धांत हमने पढ़े हैं। अब इसके अंदर क्या है, यांत्रिक सिद्धांत से सीखने का खंडन, कि यांत्रिक तरीके से नहीं सिखाओ बच्चे को सूझ व अंतर्दृष्टि, उसको ज्ञान का उसके प्रयोग करते हुए सिखाओ उसको। ठीक है, तो यांत्रिक तरीके से सीखने का खंडन कौन कर रहा है, गेस्टाल्टवादी। ठीक है, लेकिन यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल कौन देता है, मशीनरी तरीके से सीखने पर बल कौन देता है, हमने देखा था कौन, आपका पावलोव। कौन देता है, पावलोव। यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल पावलोव देता है। ठीक है, अब देखो, यहां थॉर्नडाइक के अंदर एक शब्द याद रखना है, यह क्या, उद्दीपक का प्रयोग करके क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत देता है। लेकिन स्किनर क्या कहता है, पुनर्बलन पर जोर देता है। अब पूछ ले कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने पुनर्बलन पर जोर दिया है, तो किसने, स्किनर ने। गेस्टाल्ट ने क्या कहा है, सूझ व अंतर्दृष्टि, सूझ व अंतर्दृष्टि। ठीक है, और पावलोव ने क्या कहा है, पावलोव ने यांत्रिक तरीका, ठीक है, यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल दिया, और भाषा और उनका विकास भी किससे होता है, पावलोव के सिद्धांत में। अब देखो, एक और यदि बात आती है यहाँ, छोटे बालकों को सीखने के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है, थॉर्नडाइक का। जो किशोर बड़े बालक हो चुके हैं, जिसमें सूझ व अंतर्दृष्टि का प्रयोग हो चुका है, वो कौन सा सिद्धांत लागू करता है, कौन सा है, गेस्टाल्ट सिद्धांत। अब यदि पूछे पाठ्यक्रम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है, गेस्टाल्ट सिद्धांत पर। अब यदि पूछे कि पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत कौन से सिद्धांत पर बल देता है, गेस्टाल्ट। अंश से पूर्ण की ओर, थॉर्नडाइक। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर अंतर करके सीखो। आज आपको क्या करना है, ये पढ़ते ही, पूरे 4 सिद्धांत पढ़ते ही अपने रफ कॉपी पेन लेकर ये 4 सिद्धांत लिख देने हैं, और इनके शैक्षिक महत्व जो मैंने बताए, जिसमें ऐसे इस तरह से मैंने इंपॉर्टेंट लगाए, वो शैक्षिक महत्व लिख लो, या जो अंतर कर रहे हैं, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएंगे। चलिए, तो अब नेक्स्ट सिद्धांत पे आते हैं।
चलिए तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट सिद्धांत आता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। देखो इसके तो सबसे पहले हम जो अन्य नाम है वो देख लेते हैं। कौन कौन से? प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या कहता है, या प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत या अवलोकनात्मक सिद्धांत ये क्या कहता है? ठीक है, तो क्या कहता है कि समाज के अंदर जो व्यक्ति है उनके गुणों को देखकर हम सीखते हैं कि हम भी इसके जैसा बनने चाहते हैं। ठीक है ना, तो वो कहलाता है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है ना, तो देखिए किस तरह से इसके ऊपर किसने प्रयोग किया। इसके ऊपर अल्बर्ट बांडुरा ने प्रयोग किया, यानी कि यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा। यह कनाडा का था और कब दिया गया? 1977 के अंदर। ठीक है ना, शायद तक ये सन नहीं पूछेंगे, इनके जो स्टार्टिंग के 3-4 सिद्धांत हैं उनके सन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यह प्रयोग किस पर किया? गुड़िया यानी बोबो डॉल पे किया। ठीक है, किस तरह से प्रयोग किया तो वो प्रयोग हम दर्शाते हैं। तो देखिए ये एक क्या इस तरह से एक क्या गुड़िया, एक छोटे छोटे बच्चों को क्या छोटे छोटे बच्चों को एक फिल्म दिखाई गई। ठीक है ना, उस फिल्म के अंदर क्या किया? एक गुड़िया ली गई। ठीक है, एक गुड़िया को इस तरह से लिया गया कि इसको लुढ़काने पर, इधर से लुढ़काने पर इधर आ जाए और फिर वापस। ये नहीं होता क्या कुछ ऐसे गुड़िया जिसको यहाँ से ऐसे टिकाने पर इस तरह से गोल हो, तो यहाँ से गोल होने पर इधर जाने पर इधर और इधर जाने पर वापस, तो ये इस तरह से मूवमेंट करती हैं। ठीक है ना, तो उस फोन के अंदर ऐसी गुड़िया दिखाई गई और उस गुड़िया को क्या है फिर इधर से 3-4 व्यक्ति आए और इसको यहाँ धक्का मारा और इधर किया। ठीक है ना, धक्का मुक्की की, फिर उधर से धक्का मुक्की की, लेकिन यह गुड़िया क्या है वैसी की वैसी खड़ी रही, गिरी नहीं। इसको मारा पीटा, इस तरह का दृश्य दिखाया गया छोटे बच्चों को। ठीक है, दिखाने के बाद क्या किया? उन बच्चों को छोड़ दिया गया खेलने के लिए कि जाओ बेटा आप वहाँ पार्क के अंदर खेल लो। और उस पार्क के अंदर वैसी की वैसी गुड़िया जो उनको टीवी में दिखाई गई वैसी ही एक गुड़िया वहां रख दी गई। ठीक है, तो बच्चों ने क्या किया? जाते ही उसको पीटा, मारा, उसको धक्का दिया, ये किया। क्यों? क्योंकि बच्चों ने वहां देखा था। क्या देखा था? बच्चों ने वहां उस प्रतिक्रिया को देखी थी टीवी के अंदर, उसी प्रतिक्रिया आकर फिर कहाँ की? उस पार्क के अंदर। अब एक एग्जाम्पल बता देती हूँ किस तरह से कि जब छोटे बच्चे हैं या हम खुद भी छोटे होते थे तो बहुत बार बने वो शक्तिमान 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 बने ना, आप लोग भी बने होंगे। तो उसमें क्या होता है कि हमने क्या देखा? शक्तिमान देखा। ठीक है, शक्तिमान देखा, हमको अच्छा लगा, हमने उनकी तरफ क्या है उनको धारण कर लिया। उनको धारण करके हम भी वैसा का वैसा ही बनना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? ये हमारा अधिगम कैसा हुआ कि किसी को देखकर हमने क्या किया? ज्ञान ग्रहण किया। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रयोग दर्शाया गया। इसमें मैं बता देती हूँ, इसमें ये जो अल्बर्ट बांडुरा जो है अनुकरण पर बल देता है। किस पर? अनुकरण पर। जैसे स्किनर ने किस पर बल दिया था? पुनर्बलन पर। ठीक है, तो ये अनुकरण। अब इस अनुकरण का अर्थ क्या है? देखना व सुनना, या देखकर व सुनकर क्या करना? सुनकर ज्ञान अर्जित करना। ठीक है ना, यानी कि किसी का देखा और देखा और सुनना। जैसे किसी अपन क्या है अपने आस पड़ोस, जैसे अपन छोटे बच्चों को नहीं बोलते क्या कि बच्चों के सामने ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिससे बच्चे क्या है सीख जाएंगे। तो वो देख और सुनकर क्या कर रहे हैं? अनुकरण कर रहे हैं। ठीक है, देख कर और सुनकर ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? अनुकरण कहलाती है। इसलिए कभी भी याद रखना, जिंदगी में छोटे बच्चे हैं उनके सामने ऐसी बातें ना करें, या किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, या फिर जो मतलब किसी की आप बुराई कर रहे हो तो बच्चों के सामने न करें, या कुछ गाली दे रहे हो तो बच्चों के सामने न दें। क्यों? क्योंकि बच्चे अनुकरण के द्वारा उनको सीख जाते हैं और फिर वो अपनी जिंदगी में दोहराते हैं। ठीक है, अब इनका एक बेस्ट उदाहरण बताऊं तो क्या करती हैं, गांव में ज़्यादा शिक्षित नहीं होती हैं औरतें, वो क्या है अपने घर का काम निपटाकर बैठ के, आस पड़ोस की औरतें आ जाती हैं
और वो भरपूर मात्रा में क्या करती है, चुगली करती है, निंदा करती है दूसरे लोगों की। ठीक है, या तो करेगी अपनी जेठानी की या अपनी सासू की, भरपूर मात्रा में करेगी और साथ में छोटे बच्चे को भी ले आएगी। अब वो बच्चा भी क्या करेगा, हाँ हुंकारा लगाएगा और सुनता जाएगा। वो बच्चा, वो उसका दिमाग कैसा डेवलपमेंट होगा, वो उसी तरह से निंदा करने का डेवलपमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने क्या कर लिया, अनुकरण कर लिया। ठीक है, सीख लिया। वो भी आते ही फिर दादी माँ को ये बोलेगा कि दादी माँ आप ये ऐसा क्यों करते हो, ये मतलब जो उसकी मम्मा जो बोल रही है वही वो बोलेगी। इसीलिए विशेषकर जो गांव वाली औरतें हैं या आपके आस पड़ोस में जहां भी आप हो और ऐसी कोई निंदा कर रही है और उसके पास में बच्चा बैठा है, तो तुरंत उस बच्चे को वहां से हटा देना चाहिए या आपको बोल देना चाहिए उस औरत को कि आप तो जो कर रहे हो, जो गलत काम कर रहे हो, लेकिन इस बच्चे को मत सिखाओ, इस बच्चे को यहाँ से हटा दो। या या वहाँ जब ऐसी बातें करती है तो बच्चों को पास में मत रखो। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक छोटा बच्चा अनुकरण के द्वारा ज्यादा सीखता है। ठीक है, तो देखिए अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया किस तरह से होती है कि ये जो प्रयोग किया इसमें किस तरह से बच्चों ने अनुकरण किया या क्या क्या प्रक्रिया इसके अंदर दोहराई गई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है अवधान। देखो बच्चे क्या देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, तो ध्यान पूरा का पूरा कहाँ केंद्रित था, उस टीवी पे। ठीक है, उस टीवी पे ध्यान केंद्रित था और उस टीवी के अंदर क्या गुड़िया दिख रही थी, तो वो बच्चे सबके सब ज्ञान को क्या कर रहे थे, ग्रहण, कि इस तरह से यदि मुक्का मारेंगे, इनके थप्पड़ मारेंगे या इनको पीटेंगे तो ये गुड़िया इधर आएगी फिर इधर आएगी। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ज्ञान को धारण। ठीक है, जैसे ही उन्होंने धारण किया और जैसे ही उनको फ्री किया, छोड़ा, बच्चा दौड़ा गया पार्क के अंदर और पार्क के अंदर जाकर क्या करेगा, पुनः प्रस्तुतिकरण, उसको मारेगा, पीटेगा, ठोकेगा। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, पुनः प्रस्तुतिकरण, किसका, जो अनुकरण के द्वारा उन्होंने सीखा था उनका क्या कर रहा है, पुनः प्रस्तुतिकरण। फिर देखो बच्चे को क्या मिलेगा, पुनर्बलन और अभिप्रेरणा। क्यों? क्योंकि वो की वो प्रक्रिया उन्होंने टीवी में देखी, वो खुद देख रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, पुनर्बलन या अभिप्रेरणा। जैसे घर में क्या होते हैं कि छोटे बच्चे हैं, शक्तिमान जो टीवी में नाटक आता है वो देख के बच्चा क्या करता है कि ये लोग शक्तिमान बन गया। ठीक है, तो उसके मम्मी पापा क्या कहेंगे, अरे बेटा वेरी गुड, बहुत शाबाश, बहुत अच्छा, ये क्या शक्तिमान बन गया। तो फिर क्या होता है कि बच्चा अब दूसरी बार भी वो शक्तिमान बनने की कोशिश करेगा और वो सीन देखेगा जहाँ शक्तिमान छत से कूदता है। तो एक हुआ भी है ऐसा केस कि बच्चा देखकर और छत से कूद जाता है और फिर अंत हो जाता है। इसलिए बच्चे को जहाँ कुछ ऐसे नुकसान वाली बातें हो वहाँ उनको तुरंत रोको, तुरंत उनको कहो कि बेटा ऐसी बातें नहीं करनी है। उनको अभिप्रेरित मत करो, गलत कार्यों के लिए उनको अभिप्रेरित मत करो। और अनुकरण के द्वारा सीखता है, यानी कि उसके सामने दृश्य तथा श्रव्य ऐसे ही सामग्री रखो जिससे बच्चे के विकास यानी उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो। ठीक है, तो ये था आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसमें मुख्य बात या कहें कि शैक्षिक महत्व के अंदर क्या निकल कर आता है, तो इसका आता है कि अनुकरण, बच्चा किसके द्वारा सीखता है, एक बालक जो है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, देखकर और सुनकर क्या करता है, ज्ञान को अर्जित करता है। ठीक है, और पुनर्बलन किसका शब्द था, स्किनर का। ठीक है ना, पुनर्बलन किसका था, स्किनर का। स्तरक कौन थी, बिल्ली। तत्पर कौन था, तत्पर कौन थी, बिल्ली। स्तरक कौन था, कुत्ता। स्तरक कौन था, कुत्ता। तत्पर कौन थी, बिल्ली। ठीक है ना, इस तरह से आप वर्णों को उनके साथ अटैच करके याद करो। ठीक है, अब देखो, अब आता है संरचनात्मकता या निर्मितवाद का सिद्धांत। ठीक है, ये छोटे छोटे दो सिद्धांत और है वो बता देती हूँ। देखो संरचनात्मकता या निर्मितवाद का सिद्धांत क्या कहता है, या इसको जेरोम ब्रूनर का संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहता है। अब जेरोम ब्रूनर ने क्या कहा कि जब एक क्लास के अंदर अध्यापक बालकों को पढ़ाता है तो उनको रटंत विधि, रटंत प्रणाली प्रक्रिया न अपनाए, हालांकि उनको समझा कर ज्ञान की संरचना से अवबोध करवाकर उनको पढ़ाए, जिससे उसका ज्ञान क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। ठीक है, तो जेरोम ब्रूनर ने क्या, संरचनात्मकता का अर्थ है कि ज्ञान की संरचना,
कि बच्चों को ज्ञान की संरचना का अवबोध कराते हुए उनको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करवाएं। ठीक है। निर्मितवाद का क्या अर्थ है? निर्मितवाद का अर्थ है ज्ञान का निर्माण करना। ज्ञान का निर्माण कैसे करें? ज्ञान की संरचना के बारे में बताते हुए। ठीक है। अब है संरचनात्मकता की उत्पत्ति। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि संरचनात्मकता की उत्पत्ति किससे हुई है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से हुई है। किससे हुई है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से। इसको आधुनिक संज्ञानात्मक की श्रेणी में रखा जाता है। पूछ लिया जाता है आधुनिक संज्ञानात्मक की श्रेणी में निम्न में से कौन सा सिद्धांत आता है? तो कौन सा? संरचनात्मक सिद्धांत या निर्मितवाद। देखो ये संज्ञानात्मक और संरचनात्मक एक एक जैसा सा वर्ड लग रहा है, तो याद रखना ये तो है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक यानी ज्ञान से युक्त। ठीक है। जो ज्ञान इस तरह से दिया जाता है कि उस बच्चे की मानसिक बुद्धि को देखते हुए या किस तरह से वो सीख सकता है। संरचनात्मकता यानी कि उस ज्ञान को इस तरह से दो कि वो बच्चा उसको समझाकर किस तरह से एक ज्ञान की संरचना से अवबोध करवाकर उनको शिक्षा दो। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि छात्र केंद्रित, देखो ये है निर्मितवाद। निर्मितवाद का अर्थ क्या है? छात्र केंद्रित। निर्मितवाद एक कैसी प्रक्रिया है? छात्र केंद्रित प्रक्रिया। यानी निर्मितवाद के अंदर क्या रखा गया है कि अध्यापक केंद्रित नहीं है, छात्र केंद्रित। इसमें अध्यापक को ध्यान रखना है कि छात्र किस तरह से क्रिया कर रहा है या छात्र किस तरह से सीख रहा है। यानी छात्र जो बालक जो है वो स्वयं अपने ज्ञान का क्या है, ज्ञान को अर्जन करेगा या स्वयं के ज्ञान से वो क्या सीखेगा। यानी कि नवीन ज्ञान जो है वो पूर्व ज्ञान को देखकर ही सीखेगा या पूर्व ज्ञान के आधार पर ही वो क्या करेगा, नवीन ज्ञान को सीखेगा। ये बात किसमें आती है? ये आती है निर्मितवाद में, यानी छात्र केंद्रित। कि इसमें छात्र पूरी क्रिया, यानी क्रियाशील कौन होता है? छात्र होता है। पूरा का पूरा जो कार्य करता है वो कौन? छात्र करता है। अध्यापक क्या करता है? उसका निरीक्षण करता है। ठीक है। बालक स्वयं ज्ञान का सृजन करता है। ये बात मैंने बता दी कि बालक स्वयं क्या करता है? ज्ञान को सीखता है और उसका निर्माण भी स्वयं करता है। नवीन ज्ञान क्या है? नवीन ज्ञान जो है वो पूर्व ज्ञान के आधार पर ग्रहण करता है, यानी पीछे के ज्ञान से जोड़कर नया ज्ञान पढ़ता है। जैसे अपन साइंस के अंदर क्या है, जैसे मैंने क्या पढ़ा है, सबसे पहले आवर्त बीजी पादपों क्या कार्य की। ठीक है। फिर उसके बाद ही मैंने पुष्पी पादपों का शरीर बताया, क्योंकि यदि आप बाहर से उसका शरीर नहीं देखोगे जब तक आप अंदर का शरीर नहीं देख सकते। ठीक है ना। तो इसलिए पहले पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर नए ज्ञान सीखना ज्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है। अब देखो, अब आता है स्केप फोल्डिंग। एक शब्द है स्केप फोल्डिंग। ठीक है। जो किसके अंदर प्रयोग किया गया है? इस सिद्धांत के अंदर प्रयोग किया गया है। किसने किया? जेरोम ब्रूनर ने। मचान, जिसका अर्थ क्या है? मचान वही कि ज्ञान की संरचना किस तरह से निर्मित की जाती है तथा किस तरह से इसको ग्रहण किया जाता है। तो पूछा जाता है कि स्केप फोल्डिंग शब्द का प्रयोग किसने किया? किसने किया? जेरोम ब्रूनर ने। एक आता है ZPD। ये भी एक वर्ड है ZPD। देखो ये वैसे ये किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। किसने? वाइगोत्स्की ने। इसका एक सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अब पूछ ले कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखना किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। ठीक है। अब देखो ZPD की फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी हिंदी के अंदर है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इस सिद्धांत का या इसका अर्थ क्या निकला कराता है? एक बालक है, वो समाज के अंदर अपने आस पड़ोस के अंदर जो इसके नजदीक है, समीपस्थ यानी जो वो नजदीक में देखेगा वो वैसा ही ज्ञान ग्रहण करेगा। क्या करेगा? वो वैसा ही ज्ञान ग्रहण करेगा, वैसा ही उसका संज्ञान क्या होगा? विकसित होगा, डेवलपमेंट होगा उसका ज्ञान। कैसे? कि अपने आस पड़ोस समाज के अंदर देखकर। ठीक है। तो ये थे इस अधिगम के सिद्धांत। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने जहां तक हो सके उतना आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी यदि कुछ छूटता है इसके बीच में, हालांकि बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन मैंने 80 से 85% तक आपको मैंने कवर करने की कोशिश की है। और
फिर उसके बाद क्या है, यदि आपको और भी गहराई से पढ़ना है तो मैं आपको जो बुक है उसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर शाम तक डाल दूंगी, ठीक है, देख लीजिए। अब हमारा एक अधिगम का लास्ट पॉइंट रहता है अधिगम स्थानांतरण, ठीक है, वो भी मैं बता देती हूँ। अधिगम स्थानांतरण, चलिए अब हम देखते हैं अधिगम स्थानांतरण। इससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। इस अधिगम स्थानांतरण कह दो या अंतरण कह दो, एक ही बात है कि जो हमने ज्ञान सीखा है वो आगे ट्रांसफर करना, स्थानांतरित करना। कैसे कि एक परिस्थिति में अर्जित किया गया ज्ञान, ठीक है, एक परिस्थिति में अर्जित किया गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण। देखो सिंपल सा मीनिंग है किस तरह से, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले जैसे हमने क्या किया, साइकिल चलाना सीखे, ठीक है, हमने क्या कर लिया, अधिगम कर लिया, ठीक है। जैसे फिर हम क्या करेंगे, बाइक चलाना सीखेंगे। तो देखो साइकिल में क्या होता है, इस तरह से हम स्टीयरिंग को पकड़ते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर पेडल मारते हैं, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसका बैलेंस बनाना सीखते हैं। साइकिल पर हम क्या है, बैलेंस बनाना सीखते हैं कि इधर न गिर जाए, क्योंकि 2 पैरों की साइकिल है। वैसे ही 2 पैरों की क्या है, बाइक है, ठीक है, 2 पैरों की बाइक है। तो यदि आपको साइकिल चलाना अच्छे से आती है तो बाइक चलाने में मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पूर्व ज्ञान जो है वो उसका प्रयोग करते हुए दूसरा ज्ञान आप सीख रहे हो, यानी जो आप एक परिस्थिति में अर्जित किया गया ज्ञान है उसका प्रयोग आप दूसरी परिस्थिति में कर रहे हो। इसे क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण या अंतरण कहते हैं। इसके हैं आपके 3 प्रकार अधिगम स्थानांतरण के। कौन कौन से? सकारात्मक स्थानांतरण, ठीक है, और दूसरा है नकारात्मक स्थानांतरण, और तीसरा आता है शून्य स्थानांतरण। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका मैं अर्थ बता देती हूँ किस तरह से। सकारात्मक स्थानांतरण है कि एक परिस्थिति में ज्ञान अर्जित किया गया दूसरी परिस्थिति में क्या करेगा, सफल सिद्ध होगा। दूसरी परिस्थिति में क्या करेगा, उपयोगिता लाएगा, यानी सफल सिद्ध होगा, वो उसमें बाधा नहीं डालेगा, उपयोगी सिद्ध होगा। क्या होगा, जैसे क्या है, मैंने एग्जाम्पल बताया कि आप साइकिल, क्या है, साइकिल यदि चलाना जानते हो तो आप बाइक चलाना या स्कूटर चलाना आसानी से सीख जाओगे। तो क्या है, उपयोगी सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा, साइकिल चलाना आपका उपयोगी सिद्ध हो रहा है ना बाइक चलाने के लिए। तो ये ऐसा स्थानांतरण क्या हो गया, सकारात्मक स्थानांतरण। अब नकारात्मक स्थानांतरण के अंदर देखो कि एक अमेरिका का व्यक्ति है, ठीक है, अमेरिका का व्यक्ति है, वो कार चलाता है, ठीक है, उसमें क्या है, उसके अंदर जैसे रोंग साइड में क्या होता है, स्टीयरिंग होता है। स्टीयरिंग कहाँ होता है, रोंग साइड में होता है। तो उसकी प्रैक्टिस कैसी हुई, रोंग साइड में चलाने की प्रैक्टिस हुई। अब देखो यदि वो अमेरिका का व्यक्ति भारत के अंदर आएगा, कहाँ आएगा, भारत के अंदर आएगा, तो भारत में हमारे क्या है, सही साइड में जो स्टीयरिंग होता है, ठीक है, वो क्या वो वैसे चला पाएगा, क्योंकि उसका उल्टी साइड में चलाया हुआ है, तो वो यहाँ इसको क्या है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। यानी पूर्व का ज्ञान जो है वो क्या है, जब बाधा उत्पन्न करे तो उसे बोला जाता है नकारात्मक स्थानांतरण, ठीक है। अब आता है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण में क्या है कि न तो बाधा उत्पन्न करेगा और न ही क्या करेगा, न ही उपयोगी सिद्ध होगा, ठीक है भाई, कुछ नहीं, ना तो बाधा उत्पन्न कर रहा है न उपयोगी सिद्ध हो रहा है। किस तरह से, जैसे माना आपने क्या किया, जैसे अभी आप साइंस के स्टूडेंट हो, जैसे साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, साइंस आपके काम आ रही है, आपके आगे सब्जेक्ट में काम आएगी, ठीक है, और जैसे ही आपने ये एग्जाम दे दिया उसके बाद आप फ्री बैठे हो, आपने क्या इकोनॉमिक या राजनीतिक पढ़नी स्टार्ट कर दी, ठीक है। हालांकि वो राजनीतिक आप जो पढ़ रहे हो आपके क्षेत्र में काम नहीं आ रही है, लेकिन वो नुकसान भी तो नहीं कर रही है ना,
उपयोगी सिद्ध भी नहीं है, नुकसान भी नहीं कर रही है। तो इसका अर्थ है कि जैसे आप या ऐसे समझ रहे हो कि साइंस वाला स्टूडेंट है, वो भूगोल पढ़ रहा है साथ साथ में, ठीक है, तो ये भूगोल इसमें सहायता तो नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें बाधा भी नहीं डाल रहा है। तो ये है शून्य स्थानांतरण। तो ये था अधिगम स्थानांतरण या अंतरण। अब इनके छोटे छोटे सिद्धांत है, अधिगम स्थानांतरण या अंतरण, उसके सिर्फ आपको सिद्धांत और उनके नाम याद रखने हैं। वो मैं आपको टेलीग्राम पर जाकर आप देख लीजिए, थोड़ा दौरान कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको वहाँ क्वेश्चन डाल दूंगी जिससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये हमारा आज अधिगम वाली यूनिट कंप्लीट होती है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट यूनिट लेके आएंगे।